So welcome to my channel. It is UPSC with Joy. So this side I am Joydeep Shorkar, All India Rank 150 UPSC CPFSC 2025 exam. So we all know that the UPSC CPFSC 2026 written result has been out. So whosoever cleared this written part, many congratulations to you from my side, है ना. So now the main important thing is that is the PET and PST. That is the PET and PST. So many of you are asking me questions, many questions regarding like sir, how to like prepare for PET, PST and everything. What are the criteria? What are the things that I need to keep in my mind during the preparations or during the exercises? So see, like today is 25th of August, right? So first of all, by seeing the previous trends, like most of the experts will say that the PT and PST will be in November. Maybe it will be in November only by seeing the previous trends. But if you follow what's happening inside the UPSC, they are trying to fast track the process. Okay, like this time within 35-36 days they release the written result. So what it means if they conduct PET PST in October also, it wouldn't be very surprising thing. Okay, so that's my earnest request to you guys, whosoever cleared the written part. Like see, this time the cutoff maybe went little high as compared to previous years. So fortunately you cleared the written part. So this time your main intention and main focus should be on PET PST, है ना. So you can prepare by keeping in mind this October month. At any time of October it may happen. Cause what are the other things? First of all, the nodal agency has been changed, है ना. नोडल एजेंसी हैज़ बीन चेंज. पहले वो ITPP था, दिस टाइम SSB है. तो किसी को कुछ नहीं पता अभी तक जो एक्चुअली में कब वो स्टार्ट होगा PET PST, है ना. बट मैं इस टाइम पे मेरा जो जर्नी था लाइक रिगार्डिंग माई PET PST एक्सपीरियंसेस वो मैं शेयर करूँगा इधर. तो मेरा क्या सीन था, तो मेरे टाइम पे नोडल एजेंसी था ITPP. मेरा जो ग्राउंड था वो था गुवाहाटी. मेरा ग्राउंड था गुवाहाटी BSF कैंप. ओके, तो मेन ऐसा था कि गुवाहाटी में कौन सा था, लाइक होल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से था और उड़ीसा से जो कैंडिडेट्स था उन लोगों का इधर हुआ था. तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था मैं इधर शेयर करने जा रहा हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जब रिटेन रिजल्ट आ गया था, रिटेन रिजल्ट आने के जस्ट उस मतलब नेक्स्ट डे से ही मेरा जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर दिया था फॉर 100 मीटर, फॉर 800 मीटर एंड फॉर लॉन्ग जंप, है ना. तो क्या है इधर क्या क्या अब मुद्दा क्या क्या है वो देख ले, एक बार देख लेता हूँ कि पहले जो चीज़ है वो 100 मीटर टाइम क्या है फॉर मेन विदिन 16 सेकेंड कंप्लीट करना पड़ेगा. फॉर वुमेन इट इज़ 18 सेकेंड. नेक्स्ट आएगा 800 मीटर. फॉर मेन इट इज़ 3 मिनट 45 सेकेंड. फॉर वुमेन इट इज़ 4 मिनट 45 सेकेंड. एंड लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप इट इज़ फॉर मेन इट इज़ 3.5 मीटर्स. 3 चांस मिलता है ना, 1 2 3 करके 3 चांस मिलता है. 3 चांस ख़त्म हो गया तो फिर यू आर डिस्क्वालीफाइड. वुमेन के लिए 3 मीटर्स जंप करना चाहिए एंड सेम 3 चांस मिलता है. और उसके बाद एकदम लास्ट जो इवेंट होता है, लास्ट इवेंट होता है शॉर्ट पुट. शॉर्ट पुट ओनली फॉर मेल्स और मेन के लिए होता है, लाइक ओनली 4.5 मीटर थ्रो करना पड़ता है. इधर भी 3 चांस मिलता है. ये सबसे ईजीएस्ट पार्ट है. तो अब मैं एक एक करके आता हूँ कि उधर मैं जब गया था फिर क्या क्या हुआ था. तो देखो, सुबह सुबह मैं गया था गुवाहाटी सेंटर में, है ना. गुवाहाटी कैंप में मैं गया था. जाने के बाद वो पहले ही बोला था कि अब फास्टिंग वगैरह करो, उतना ज़्यादा पानी वगैरह कुछ मत पियो, है ना, क्योंकि ऐसे ही वेट का लोचा होता है. तो फर्स्ट गया, जाने के बाद वो लोग क्या किया, मेरा वेट मेज़र किया था, मेरा वेट ले लिया था. अब एक हमारा पास एक इशू होता है कि PET PST में वेट जिसका हाई होगा, जो लाइक होता है ना एज, फिर एज ब्रैकेट क्या है,
फिर हाइट क्या है, उस बेसिस पे वेट डिफाइन होता है। तो वेट हाई होगा, ब्रैकेट से हाई होगा तो वो रिजेक्शन होगा क्या? नहीं। पीईटी पीएचडी में वेट के लिए कोई रिजेक्शन नहीं होगा, वेट के लिए कोई रिजेक्शन नहीं होगा। वेट के लिए रिजेक्शन कहाँ होगा? वो होगा एमएसटी में, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जबकि इंटरव्यू के बाद होता है। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गया, वेट के लिए कोई रिजेक्शन अभी के लिए नहीं होगा। तो वेट मेज़र हो गया, हाइट मेज़र हो गया, हाइट वगैरह ले लिया सब कुछ। फिर वो क्या बोलेगा? फिर वो करेगा चेस्ट एक्सपेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चेस्ट एक्सपेंशन। अब चेस्ट एक्सपेंशन में क्या होता है? चेस्ट एक्सपेंशन तुम्हारा जितना भी चेस्ट हो, एटलीस्ट मिनिमम एज फार एज आई कैन रिकॉल 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उधर से क्या, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर तुमको एक्सपेंड करना पड़ेगा चेस्ट को। सो यू हैव टू एक्सपेंड एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा चेस्ट है 91 सेंटीमीटर, तो मेरे को एटलीस्ट एक्सपेंड करने के बाद वो जो मेज़र होगा वो 96 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब वो 96 सेंटीमीटर से कम होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? रिजेक्शन का ग्राउंड बन सकता है उधर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेली एक्सरसाइज करो, डेली चेस्ट एक्सपेंशन कर प्रैक्टिस करते चलो, है ना। डेली चेस्ट एक्सपेंशन करो, सुबह उठ के एक्सेल इनहेल वगैरह ट्राई करो, तो वो आ जाता है ऑटोमेटिक शेप में। इसको लेके कोई उतना मतलब टेंशन लेने का कोई चीज़ नहीं है। तो ये सब कुछ हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, चेस्ट एक्सपेंशंस हो गया, सब कुछ हो गया। होने के बाद अब उधर क्या होगा? फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर नेम से होता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स वो एडमिट कार्ड में मेंशन होगा तो वो लेके जाना पड़ेगा उधर। ठीक है ना, वो लेके चला गया। इधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी कोई इतना कुछ नहीं है, बस फॉर नेम से एक कर लेता है। हो गया। होने के बाद अब 1 by 1 स्टार्ट होगा इवेंट्स। तो फर्स्ट जो इवेंट होगा वो होगा 100 मीटर। 100 मीटर होगा, विदिन 16 सेकेंड कंप्लीट करना पड़ेगा। बहुत होता है ये 100 मीटर। अब जो चाइल्डहुड से एथलेटिक्स में है ना, उसके लिए तो कोई इशू नहीं है। बट मुद्दा वो हो जाता है जिन लोगों का प्रैक्टिस नहीं किया है, कभी भी 100 मीटर तो रन प्रैक्टिस ही नहीं किया है, तो उसके लिए गोल्डन चांस है। ठीक है ना, बहुत टाइम मिल जाएगा, बहुत तो टाइम नहीं है, देख मतलब ऐसे ही निकल जाता है टाइम, पता भी नहीं चलता। तो मान के चलो कि अगस्त ख़त्म हो रहा है, तो सितंबर अक्टूबर मान के चलो कि 50 डेज़ है बेस्ट केस पर, मतलब ये लेके चल सकते हो कि 50 डेज़ है, 50 डेज़ में मेरे को रेडी होना है। तो 100 मीटर का प्रैक्टिस करना है सुबह से उठ के, है ना। 16 सेकेंड तो है, बट 16 सेकेंड नहीं, मान के चलो कि 15 सेकेंड में ही मेरे को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करो। फिर सेकेंड 100 मीटर में क्वालिफाई कर गया तो फिर बैक टू बैक विदिन 10 मिनट 800 मीटर होगा। विदिन 10 मिनट 800 मीटर होगा। 800 मीटर का टाइम कितना था? 3 मिनट 45 सेकेंड में कंप्लीट करना पड़ेगा। अगेन एक ग्रुप वाइज होता है, लाइक मेरा जो ग्राउंड था गुवाहाटी, उधर 8 मेंबर करके ग्रुप बना था, 8 मेंबर करके ग्रुप बना था। ठीक है ना, फिर 800 मीटर होगा। अब 800 मीटर में भी सेम अब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 800 मीटर उतना कम नहीं होता है, क्योंकि यूपीएससी में तो यार कैंडिडेट्स बैठ के पढ़ाई ही करता है, बस एक्सरसाइज का तो मतलब वो नहीं होता है। तो 800 मीटर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। विदाउट प्रैक्टिस आप कोई सोच रहे हो कि यार 7 डेज़ करके चला जाऊँगा, क्लियर हो जाएगा, नहीं, यू लाइक डे ड्रीमिंग कर रहे हो। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि यूपीएससी CAPA-AC 2025 का जो एग्ज़ाम था, उधर टोटल 800 प्लस कैंडिडेट्स पीटी पीएचडी में आउट हो गया था। और बात रही गुवाहाटी का जो ग्राउंड था, उधर 44 कैंडिडेट्स को बुलाया था, ओनली 28 कैंडिडेट्स पास किया था, है ना। ओनली 28 कैंडिडेट्स पास्ड इन पीटी पीएचडी। अब देख ही सकते हो, उतना भी मतलब इजी नहीं है ना, क्योंकि मैं बोल दिया कि यूपीएससी के कैंडिडेट्स वो पढ़ाई करते रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ में तो उतना टच में नहीं है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 800 मीटर्स ख़त्म हो गया। फिर सबसे ज़्यादा रिजेक्शन जिसमें होता है वो है लॉन्ग जंप। लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है लॉन्ग जंप में, तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये लॉन्ग जंप, है ना। तो लॉन्ग जंप में 3 चांस मिलता है। इधर कोई ग्रुप्स वगैरह कुछ नहीं होता है, बैक टू बैक चेस्ट नंबर के हिसाब से उधर होता है। चेस्ट नंबर जो भी होगा, है ना, चेस्ट नंबर के हिसाब से होता रहता है। तो फर्स्ट चांस हो गया क्लियर, तो क्लियर हो गया एकदम। सेकेंड चांस में फर्स्ट चांस जिसका ना हुआ उसका सेकेंड चांस मिलेगा, हो गया तो हो गया, बच गया। अब थर्ड चांस में जिसका आ गया उसका तो डू और डाई है भाई, करना ही पड़ेगा। अब थर्ड चांस में जाके हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो ख़त्म।
तो ये जो प्रोसेस होगा ना, एक भी स्टेज में किसी का नहीं क्लियर हुआ, मीन्स 100 मीटर हो सकता है, 800 हो सकता है, लॉन्ग जंप हो सकता है, किसी भी एक स्टेज में उसका क्लियर नहीं हुआ तो उधर ही उसका डिस्क्वालीफाई, उधर ही उसका ख़त्म। और रेस वो जो जानी है ना, रिटेन रिजल्ट करके जो है वो अभी खुश है, वो सब कुछ उधर ही ख़त्म हो जाएगा। ये तो दूर की बात है भाई, हाइट वेट वेट तो छोड़ो, हाइट एंड चेस्ट एक्सपेंशन जो है उधर से ही खेला शुरू हो जाता है ना। तो किसी भी चीज़ मतलब एक भी स्टेज को तुम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, है ना। क्योंकि दिक्कत ये है कि रिटन रिजल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि रिटन रिजल्ट रिटन क्लियर हो चुका है, जो कि सबसे टफ था। तो लॉन्ग जंप हो गया और लास्ट में होगा क्या, शॉर्ट पुट। अब शॉर्ट पुट के लिए मैं इतना एम्फासाइज नहीं करूँगा क्योंकि ये सबसे ईजी होता है। मेरे ग्राउंड पे जो गुवाहाटी ग्राउंड था उधर तो लाइक 100% सक्सेस रेट था शॉर्ट पुट में, है ना। जो भी आया था सबको मतलब थ्रो तो कर ही दिया था 4.5 मीटर का। तो इसमें तो 3 चांस लगते ही नहीं है ना, एक चांस में ही सब लोग कर देता है। बट हाँ, थोड़ा सा लाइन वगैरह टच हो जाता है कभी कभी, बट सब लोग कर लेता है शॉर्ट पुट पे, इसीलिए ये लास्ट में होता है एकदम एंड में। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस। अब पूरा प्रोसेस जिन जिन लोगों का क्लियर हो जाएगा, फिर उधर से एक पीईटी पीएचडी क्वालिफाइड सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक पीईटी पीएचडी क्वालिफाइड सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो अच्छे से रखना। फिर एक ग्रुप फ़ोटो होगा, सब कुछ काम ख़त्म हो गया। फिर तुमको लगेगा कि यार अब तो मेरा सामने क्या है, इंटरव्यू है। कहाँ है, यूपीएससी ढोलपुर हाउस। तब जाके महसूस होगा कि यार अब तो सामने मेरा यूपीएससी इंटरव्यू है। तो वो जो है ना, लाइक बहुत कम कैंडिडेट्स का लाइक आता है डेस्टिनी में कि यूपीएससी इंटरव्यू देने का मौका मिले। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अंडर एस्टिमेट मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीईटी पीएचडी, क्योंकि रिजेक्शंस बहुत हाई होता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। जो भी लाइक है, whosoever is like cleared this written part ना, for girls candidate mainly, क्योंकि लाइक दे आर नॉट दैट मच इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटीज़ एज कम्पेयर टू बॉयज़। सो प्लीज़ गाइज डू एक्सरसाइज, है ना, डू एक्सरसाइज, डू गो फॉर एक्सरसाइज रेगुलरली। अकेला नहीं हो रहा है तो यू कैन लाइक डू योर एक्सरसाइज अंडर एनी individuals guidance etc, cause even in Delhi sites whosoever is resides, उधर तो सर्च लोग मिल जाता है जो गाइड कर देता है। तो इधर तो नहीं है, इधर खुद कर लेना, उतना दिक्कत का कुछ नहीं है, कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। तो हो गया, एक सब कुछ हो गया, फिर इंटरव्यू देने का मौका मिल जाएगा। अब इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम देखोगे तो ओनली 1000 मतलब 1614 कैंडिडेट्स ओनली इस बार सिलेक्ट हुआ है। ओनली वैकेंसी कितने, वैकेंसी है 371, वैकेंसी है 371, सिलेक्टेड है 1614। अब एक और फन फैक्ट मैं बोल रहा हूँ, जो 2025 का मेरे बैच का जो कैंडिडेट्स है वो लगभग सारे कैंडिडेट्स ही 2026 का भी एग्ज़ाम्स दिया था, क्योंकि हमारा रिज़ल्ट डिले हो रहा था। एग्ज़ाम था इस बार 19th, हमारा रिज़ल्ट 19 के बाद बहुत लेट, मतलब 7 अगस्त में ही आया था, है ना। तो सब लोग जाके एग्ज़ाम देके आया था। अब क्या हो गया, मेरे जान पहचान वाले तो जो ग्रुप्स है हमारा, उधर से पता चल रहा है कि 150+ कैंडिडेट्स, नियरली 200 कैंडिडेट्स जो है, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड इन CAPF AC 2025 एग्ज़ाम, वो भी क्लियर किया है। दे ऑल्सो क्लियर्ड 2026 रिटेन पार्ट। तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि देखो, जो 2025 का जो कैंडिडेट्स है उसका कैंडिडेचर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। उसका कैंडिडेचर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो रेस आउट हो गया। तो एक्चुअली क्यूमुलेटिवली देखोगे तो जो 1614 कैंडिडेट्स है, उधर से 200 कैंडिडेट बाहर निकालो तो अराउंड 14 से लेके 14-15 इतना ही कैंडिडेट्स बचा है। अब मैंने पहले भी बोला था कि इधर से तो 600 कैंडिडेट तो पीईटी आउट हो जाएगा, 500 भी लेके चलो तो कितना हो गया, ओनली 900 कैंडिडेट बचा है। तो इसके बाद तो भाई मेडिकल है, मेडिकल में तो एकदम मान के चलो कि 200 कैंडिडेट्स तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 20 to 25% तो आउट हो ही जाता है। अब 200 आउट हो गया तो बचा कितना, 700 ओनली। अब 700 हो गया तो 371 वैकेंसीज 700,
इतना अच्छा मौका कहाँ मिलेगा बोलो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि डोंट अंडर एस्टिमेट, है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ कि डोंट अंडर एस्टिमेट, डोंट अंडर एस्टिमेट पीईटी पीएचडी, पीईटी पीएचडी। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करो, इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, है ना, नहीं तो रिग्रेट होगा, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा यार। सेम बैचमेट जब AIR लेके आएगा ना, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, लगेगा कि यार थोड़ा कर लेता तो हो जाता। तो नवंबर का छोड़ो, तुम अक्टूबर लेके चलो, नवंबर में होगा तो वो अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा है ना। बट कोई गारंटी नहीं बोल सकते कि नवंबर में होगा, मेरे को लग रहा है कि अक्टूबर में हो सकता है, क्योंकि प्रोसेस बहुत फास्ट ट्रैक हो रहा है। तो मान के चलो कि 50 डेज़ है हाथ में, 50 डेज़ में मेरे को एकदम कंप्लीट रेडी रहना होगा, ठीक है ना। तो अच्छे से करो, यही था मेरा जो एक्सपीरियंस था वो भी बता दिया, रिजेक्शन वगैरह कैसा होता है। तो मेरा वही ग्राउंड एक्सपीरियंस है कि कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, कोई टच में है, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का टच में है, मतलब घर पे वो प्रैक्टिस कर रहा है, ग्राउंड पे जा रहा है, तो उसके लिए तो एक वॉक है, ही और शी कैन ईजिली कम्प्लीट, ही और शी कैन ईजिली कम्प्लीट ऑल दिस टास्क। बट जिसको लग रहा है कि यार 7 डेज़ में हो जाएगा, जिसका जितना भी अच्छा बैकग्राउंड हो, जितना भी अच्छा लाइक पास्ट एक्सपीरियंस हो कि मैं तो एथलीट हूँ वगैरह, जो मतलब कर नहीं रहा, हाँ कर सकते हैं, बट 7 डेज़ बहुत रिस्की होगा, है ना। अब रिटेन रिजल्ट निकलने के बाद तुम 7 डेज़ को लेके मतलब इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो फिर या यू कैन डू सो, बट ये रिकमेंड नहीं है, ठीक है। बाकी करो, अच्छे से तैयारी करो। अब तो बार्ड्स आई व्यू जिसको बोलते हैं कि पीईटी पीएचडी को सामने रखो, और साथ साथ फिर इंटरव्यू वगैरह तो देखना ही होगा। तो ठीक है, इतना ही था मेरे साइड से, है ना। तो यार आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो यार। सो थैंक यू एवरीवन। जॉयदीप शॉर्कर दिस साइड, साइनिंग ऑफ।